नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफ़ॉर्म पर। दोस्तों, आज घटना चक्र का करंट अफ़ेयर्स अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य वाले टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं और इसके पहले वाले क्लास में हमने राष्ट्रीय घटनाओं पे चर्चा किए थे, जो उसमें इम्पोर्टेंस टॉपिक थे। तो पिछले क्लास को भी आप देख सकते हैं ताकि आपका अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र का जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का एक प्रकार से आपका कंटिन्यूटी बना रहे आपके टॉपिक्स का। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, आरओ-आरओ हो या वनडे एग्ज़ाम हो। इन सभी एग्ज़ाम में प्रीलिम्स, मेंस सभी जगह जो है करंट अफ़ेयर्स का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो और आज का जो टॉपिक होगा, ये टॉपिक प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं और मेंस में कैसे क्वेश्चन बनाएगा, तो हम आपको उसका इम्पोर्टेंस बताते चलेंगे, कहाँ-कहाँ किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? तो चलिए हम देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन ज़रूर दबाएँ ताकि नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है? तो दोस्तों आज का पहला टॉपिक है अपेक शिखर सम्मेलन जो हुआ है। तो अपेक्स शिखर सम्मेलन यहाँ से जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले किस टाइप से क्वेश्चन आएगा? एक तो जो है अपेक का सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ है, ये जगह का नाम पूछ सकता है, किस देश में हुआ, उस देश का नाम भी पूछ सकता है और साथ ही साथ अपेक का क्या उद्देश्य है, ये भी पूछ सकता है। इसमें कौन-कौन से मेंबर हैं, इसके मेंबर्स में भी जो है आपको मैचिंग के लिए दे सकता है या उसमें ऑप्शन बना सकता है। और साथ ही साथ इस शिखर सम्मेलन में कुछ इम्पोर्टेंस समझौते जो हुए हैं, उस समझौते के बारे में पूछ सकता है। तो इन सारे मुद्दों को लेके आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, यूपीएससी और पीसीएस वगैरह में, जो स्टेट पीसीएस है। मेंस में भी जो है सीधा-सीधा क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है। अपेक क्या है? अपेक जो है अपना एशिया में या भारत के संदर्भ में पूछ सकता है कि भारत के संदर्भ में अपेक का क्या भूमिका है? और अपेक में जो है भारत किस तरह से भूमिका निभा सकता है या भारत पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। इस तरह से जो है आप यूपीएससी में देखा जाए और पीसीएस में देखा जाए तो करंट अफेयर्स का जो है इम्पोर्टेंस डे टू डे बढ़ता जा रहा है। जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेंस में, वो सभी क्वेश्चन में लगभग आप देखें तो 30 से 40% जो है करंट का रेशियो रहता है। ठीक है, तो चलिए हम देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले अपेक्स शिखर सम्मेलन जो है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग ए एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का वार्षिक शिखर सम्मेलन वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। 2025 में यह शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया के ऐतिहासिक नगर ग्योंगगजू ग्योंगजू में आयोजित हुआ, ठीक है? तो सबसे पहले आप प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंस है आपका, ये सम्मेलन कहाँ हुआ? दक्षिण कोरिया में और कौन सी जगह पे? ग्योंगगजू, ठीक है? ये जगह का नाम आप ज़रूर याद करिए। और इसमें जहाँ 21 सदस्य अ, अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने डिजिटल परिवर्तन, व्यापारिक सहयोग, सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए, ठीक है? तो ये पूरे सम्मेलन का जो है मेन थीम था और किन-किन मुद्दों पे बात हुआ और उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है? आगे देखते हैं, अपेक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 के मध्य दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू शहर में संपन्न हुआ। दोस्तों ये डेट भी याद करते रहिएगा, 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच। यूपी पीसीएस में सीधा-सीधा यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बना देता है, आपके जो स्टेटमेंट वाले या पूर्वधारणा वाले सब वो हैं, क्या नाम से क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट वाले, तो उसमें इस तरह से डेट आपको पूछ सकता है। डेट भी आप याद करते जाएँ। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? यहाँ थीम से भी जो है क्वेश्चन आ जाता है। बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर, ठीक है? सतत भविष्य की रचना, जुड़ाव, नवाचार, समृद्धि। तो इसका जो है मेन थीम था, ठीक है? आगे देखते हैं। सम्मेलन के समापन अपेक लीडर ग्योंगजू डिक्लेरेशन एक घोषित किया गया
और घोषणा में 3 मुख्य प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया। कौन-सा क्षेत्र थे? क्षेत्रीय संपर्क का सुदृढ़ीकरण, नवाचार एवं डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना, समावेशी तथा सतत विकास को बढ़ावा देना। सदस्य देशों ने व्यापार सुगमीकरण के लिए एआई सक्षम प्रक्रियाओं की संभावनाओं को स्वीकार करने के साथ अपेक एआई इनिशिएट 2026 से 30 को अनुमोदित किया। तो ये जो क्या नाम से समझौता हुआ, अपेक एआई इनिशिएट, यहाँ से जो है ये सीधा-सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपेक एआई इनिशिएट किस शिखर सम्मेलन में और किस जगह पे या किस सम्मेलन कौन से मंच पे जो है इसका आयोजन किया गया या इस समझौते को किया गया। तो इस तरह से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। अब थोड़ा जान लेते हैं अपेक क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना 1989 में हुई थी। यह पैसिफिक रिम क्षेत्र की 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं का एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है, जिसका मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में संतुलित, समावेशी, सतत, नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा देना। अपेक सदस्य सामूहिक रूप से वैश्विक जीडीपी का 61% और वैश्विक व्यापार के लगभग 50% के हिस्सेदार हैं। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? ये इस संगठन का गठन कब हुआ था? ये भी प्रीलिम्स में पूछ सकता है और उसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? ये भी पूछ सकता है। ठीक है? और देखते हैं अपेक के सदस्य देशों में पुत्रजय पुत्रजय विजन 2040 लगभग 2040 तक खुला लक्ष्य वर्ष 2040 तक खुला, गतिशील, सहनशील, शांतिपूर्ण एशिया प्रशांत समुदाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जो मुक्त एवं न्यायसंगत व्यापार, पारदर्शी निवेश नीतियों, बहुपक्षीय सहयोगों को बढ़ावा देने पर आधारित है। ठीक है? तो ये तो उसका जो है इस सम्मेलन में इसका मुख्य उद्देश्य था। सम्मेलन में पहली बार सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों का क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण इंजन के रूप में औपचारिक मान्यता दी गई। ठीक है? तो कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री, तो ये इसको भी जो है प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि निम्नलिखित पहल किस मंच पे किया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकते। अपेक कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क फॉर डेमोग्राफिक चेंजेज को अपनाया गया। तो ये भी जो है आपको पूछ सकता है कि कौन से मंच पे इसका आयोजन किया गया या किस मंच पे इसका लॉन्च किया गया, जिसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ-साथ सिल्वर इकोनॉमिक्स पर जोर दिया गया। सिल्वर इकोनॉमिक्स किस पहल में किया गया, इस पे जो है क्वेश्चन बन सकता है। अपेक का मूल उद्देश्य क्या है? यहाँ से भी सीधा-सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। मुक्त व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन, सीमा शुल्क, व्यापारिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण, व्यावसायिक माहौल में सुधार, नीतियों और मानकों में सामंजस्य, टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को समाप्त करना, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है? तो यहाँ से जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए तो उसके बारे में हम आपको बात कर लिए। मेंस में भी जो है यहाँ से सीधा-सीधा क्वेश्चन बना सकता है। जो दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में पूछ सकता है, उसमें इस शिखर सम्मेलन का क्या प्रभाव रहेगा? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं टॉपिक, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। यहाँ से जो है दोस्तों ये प्रीलिम्स, मेंस दोनों के लिए ये भी इम्पोर्टेंस है। आप इसको मेंस में जो है एक प्रकार से फ़ोल्डर के रूप में यूज़ कर सकते हैं कि जो जैसे विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है मेंस में, तो वहाँ पे आप इसको एक प्रकार से कंटेंट के रूप में, फैक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले इस रैंकिंग को कौन जारी करता है? भारत का उसमें क्या स्थिति है और कौन-सा विश्व में कौन-सा प्रथम आया है, किसका जगह और कौन सबसे लास्ट में, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखते हैं, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग को ब्रिटिश कंपनी क्यूएस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ब्रिटिश कंपनी जो है क्यूएस, ठीक है? यह रैंकिंग प्रत्येक एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों पर प्रकाश डालती है।
4 नवंबर 2025 क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी किया गया, ठीक है? भारत को इसमें 294 रैंकिंग प्राप्त विश्वविद्यालयों के साथ संदर्भ में दूसरे स्थान पर रखा गया है, ठीक है? इसमें देखिए सबसे पहला एशिया का सबसे अ, शीर्ष विश्वविद्यालय कौन था? हांगकांग विश्वविद्यालय, जिसको 100 रेटिंग स्कोर दिया गया। पेकिंग विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी तीसरे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे, 5वें पे फुदान यूनिवर्सिटी, ठीक है? यहाँ से सीधा-सीधा आपको पूछ सकता है कौन-सा यूनिवर्सिटी पहले स्थान पे आया था और किस देश से संबंधित है, इस तरह से पूछ सकता है। भारत का जो सबसे पहला नंबर आया भारत के संदर्भ में, वो है आईआईटी दिल्ली, 78 स्कोर है उसका, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दूसरे नंबर पे भारत के संदर्भ में, आईआईटी मद्रास तीसरे स्थान पे, आईआईटी बॉम्बे चौथे स्थान पे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय। ये यूपी वाले जो भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, यूपी वाले जो विद्यालय हैं, इसका नाम ज़रूर याद कर लें, यूपी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? अगला देखते हैं टॉपिक, चीन अमेरिका का व्यापारिक समझौता जो हुआ, उसमें जो है हालाँकि प्रीलिम्स के लिए इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, मेंस में इसको एक फोल्डर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। दोनों महाशक्तियाँ पारस्परिक शुल्क युद्ध को रोकते हुए 1 वर्ष के लिए व्यापार युद्ध विराम पर सहमति जताई। कौन-कौन से देश के बीच व्यापार युद्ध विराम की घोषणा की गई? या ऐसे क्वेश्चन बना सकता है प्रीलिम्स में, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापार युद्ध विराम पर जो है सहमति जताई? तो इस तरह से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। दुर्लभ मृदा खनिज की वैल्यू चेन में चीन का प्रभुत्व, खनन लगभग 70% प्रसंस्करण 90%, मैग्नेट निर्माण 93%, विश्व आपूर्ति सुरक्षा के लिए केंद्रीय मुद्दा बना। तो सबसे ज़्यादा दुर्लभ मृदा खनिजों की भंडार जो है चीन के पास है, और चीन जो है इसी दुर्लभ मृदा खनिजों के बल पे विश्व में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस भूमिका निभाता है और सभी देशों पे जो है एक प्रकार से दबाव अपना बनाए रखता है। और अमेरिका ने जो अभी इसके ऊपर टैरिफ लगाया था, तो कहीं न कहीं इन्हीं खनिजों की आपूर्ति को जो है चीन ने उसको रोक दिया, मना कर दिया, तो अमेरिका जो है समझौते करने पे जो है एक प्रकार से समझौता करने पे राज़ी हुआ कि भाई हम समझौता करेंगे। तो इस तरह से दबाव डाल के जो है चीन अपने काम को निकलवा लेता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है प्रीलिम्स के लिए। आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये प्रीलिम्स के लिए खासकर। तो इसमें जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे, सबसे पहले ये जान लिए नोबेल पुरस्कार किन-किन क्षेत्रों में मिलता है, ये कभी-कभी पूछ सकता है वनडे एग्ज़ाम में खासकर। और दूसरा नोबेल पुरस्कार किस विषय में कौन-कौन लोग प्राप्त किए हैं और वो किस मुद्दे पे प्राप्त किए हैं और किस देश से संबंधित हैं। इस तरह से इतने टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले देखते हैं फाउंडेशन द्वारा जो है नोबेल फाउंडेशन द्वारा भौतिक, रासायनिक, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार जो है 1968 से जो है इसकी शुरुआत किया गया, ठीक है? शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि शेष सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम, स्वीडन में प्रदान किया जाता है। सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देखते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी-इज़राइली अर्थशास्त्री जोएल मिकिर को प्रदान किया गया, ठीक है? फ्रांसीसी अर्थशास्त्री फिलिप एगियन और कनाडा के अर्थशास्त्री पीटर हाविट, ठीक है? तो इन 3 व्यक्ति को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यहाँ पे देखिए इसको याद करने का एक तरीका देख सकते हैं। यहाँ पे मोकिर है, किर का मतलब कर समझ सकते हैं। टैक्स जो होता है ना कर जहाँ पे शब्द आ जाए वहाँ पे आप समझ लिए अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है।
एक फ़िलिप जो है वक्र होता है, तो वो भी इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये फ़िलिप्स जहाँ आ जाएँ, वो उसको भी आप समझ लिए कि ये अर्थशास्त्र से संबंधित है। पीटर हाविट हैं, हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं ना आप एग्रीकल्चर में, तो हार्वेस्टर आप समझ लिए कि हार्वेस्टर कोई है जो आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो इस तरह से इसको याद करने का आप तरीका देख सकते हैं। दोस्तों इसका पूरा पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम में जो है आप नंबर से जुड़ के आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है? पीडीएफ में आप इसको पूरा रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में जो है एक प्रकार से सारे फैक्ट याद रहें। आगे देखते हैं, जोएल मिकिर ने अपने शोध में स्थापित किया कि तकनीकी प्रगति किस प्रकार की विशिष्ट परिस्थितियों में सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है। तो एक प्रकार से तकनीकी और विकास का क्या संबंध है, उसके बारे में इन्होंने चर्चा किया है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यह विश्लेषण किया कि कैसे औद्योगिक क्रांति और उसके बाद की तकनीकी प्रगति ने समाज को बदल दिया। दूसरी ओर फिलिप एगियन और पीटर हाविट ने रचनात्मक विनाश क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत को औपचारिक गणितीय मॉडल के रूप में विकसित किया। ठीक है? इस सिद्धांत के अनुसार नवीन तकनीकें पुरानी तकनीकी और उद्योगों को प्रतिस्थापित करती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में सतत विकास होता रहता है। इस शोध आर्थिक नीति निर्माण विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो इन्होंने तकनीकी और विकास के बीच में क्या संबंध है, उसके बारे में इन्होंने चर्चा किया। नोबेल पुरस्कार जो शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा यह इस वर्ष पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो मचाडो को दिया गया, ठीक है? तो इसको याद करने के सही तरीके आप ट्रिक एक निकाल लीजिए। कोरिना है, कोरिना मतलब कोरोना। कोरोना आप समझ सकते हैं ना, अभी कोरोना आया था महामारी, तो महामारी को जो समाप्त करेगा उसको समझ लिए एक प्रकार से बहुत बड़ा शांति का पुरस्कार दिया जाएगा उसको। तो जो महामारी को रोकेगा वो शांति का जो है एक प्रकार से प्रणेता माना जा सकता है। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। मचाडो ने अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने एवं तानाशाही शासन को लोकतांत्रिक एवं न्यायसंगत संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया, इसके लिए इनको शांति का पुरस्कार दिया जाए। पुरस्कार से वेनेजुएला में शांति लोकतंत्र की स्थापना के संघर्ष को वैश्विक मान्यता मिली है और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को बल मिला है, ठीक है? तो ये कहाँ से संबंधित है? वेनेजुएला से। अगला देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया? हंगरी के प्रसिद्ध लेखक लाजलो क्रास्नाहोरकाई लाजलो क्रास्नाहरकाई को उनकी दूरदर्शी रचनाधर्मिता और जटिल साहित्यिक कृतियों के लिए प्रदान किया गया। ठीक है? क्रोशनाहरकाई की रचनाएं उत्तर आधुनिक डायस्टोपियन विषादी शैली में लिखी गई हैं, जो मानव अस्तित्व के गहन प्रश्नों को उठाती है। उनकी प्रमुख कृतियों में सेंटा टैंगो, द मेलंकाली ऑफ रेजिस्टेंस, एनिमल इनसाइड, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट और वार एंड वार के लिए दिए इतने सारे इनके साहित्य हैं, ठीक है? उन्होंने 2015 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको दिया गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। एक तो जो है इनका नाम याद करना ज़रूरी है और किस देश से संबंधित हैं, और साथ ही साथ इनको और कौन-सा पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन सीधा-सीधा प्रीलिम्स में आ जाता है, पीसीएस में। रसायन के क्षेत्र में जो है किसको-किसको दिया गया? सुसुमु किटागावा, ये कहाँ के हैं? जापान के। रिचर्ड रॉबसन मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ओमर यागी जो है ये कहाँ के हैं? ओमर यागी बर्कले, ये कहाँ के हैं? यूएसए के।
ठीक है? इसको याद करने का सही तरीका कीटागावा है, गाँवा ईटागावा गामा एक किरण किरण होती है, तो अल्फा, बीटा, गामा होता है ना, तो गाँवा गावा जहाँ आ जाए तो आप समझ लिए रसायन विज्ञान से संबंधित है। और रिचर्ड रॉबसन रॉबसन एक मतलब वैज्ञानिक हैं रसायन में भी, तो रॉबसन सन जहाँ पे आ जाए तो रसायन से संबंधित है, रसायन सन, ठीक है? यागी ओमर एम यागी, यागी शब्द जहाँ पे आ जाए, यागी मतलब जो है वो भी रसायन से संबंधित है। बर्कले बर्कले एक किरण होता है, बर्कले एक किरण है, बर्कले किरण रसायन विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं, तो जहाँ बर्कले शब्द आ जाए वो भी रसायन विज्ञान से संबंधित है। तो इनको किस विषय पे दिया गया है, किस खोज के लिए? रसायन विज्ञान का नोबल मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए दिया गया है, ठीक है? मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए दिया गया है। ये अद्वितीय सामग्री गैस संग्रहण, पृथक्करण, ऊर्जा भंडारण और पर्यावरण संरक्षण में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। एमओएफ की संरचना अत्यधिक छिद्रयुक्त होती है, जिससे ये विभिन्न गैसों को अलग-अलग करने और संग्रहित करने में सक्षम है। इस तकनीकी से ऊर्जा दक्षता में वृद्धि, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की आशा है। जलवायु परिवर्तन से निपटने भी ये सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभावी भंडारण के माध्यम से सहायक सिद्ध होती हैं, ठीक है? भौतिक विज्ञान का किसको दिया गया? भौतिक विज्ञान का जॉन क्लार्क को जो है ये ब्रिटिश भौतिक शास्त्री हैं। मिचेल एच देओरेट देओरेट जो है कहाँ के हैं ये फ्रांसीसी के हैं, फ्रांस के। जॉन एम मार्टिनिस जॉन एम मार्टिनिस, ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, ठीक है? जॉन क्लार्क, इसको याद कर सकते हैं सही तरीका, क्लार्क क्लॉक होता है ना, घड़ी, घड़ी जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, ऐसे ऐसे चलती है, तो पेंडुलम में जो है एक प्रकार से क्लॉक में जो पेंडुलम यूज किया जाता है, तो उसमें एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज जो है दाएं बाएं चलता है ना, तो आप क्लॉक को समझ लिए वो किससे संबंधित है? आपका जो है भौतिक विज्ञान से, ठीक है? मिचेल एच देओरेट मिचेल एच एच देओरेट, ये किससे संबंधित है? ये भी जो है भौतिक विज्ञान से संबंधित है। तो देओरेट, रेट जो है जहाँ पे रेट आ जाए, रेड रेड मतलब रेड कह सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान में हम लोग 7 रंगों के बारे में जानते हैं। 3 मुख्य रंग हैं, बाकी उसके मिला के जो है और कई रंग बनते हैं। तो सूर्य की किरणों में 7 रंग हैं, तो रेड मतलब रेड समझ सकते हैं इसको। जॉन एम मार्टिनिस जॉन एम मार्टिनिस, एम है ना, जॉन एम, एम ओम का एक नियम होता है, ओम, एम जहाँ शब्द आ जाए, एम ओम, तो ओम का नियम जो है फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह से इसको याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। तो इस तरह से आप भी अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे थोड़ा बहुत इसमें सुधार करके अपना भी ट्रिक डेवलप कर सकते हैं। इस वैज्ञानिकों ने मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग विद्युत सर्किट में ऊर्जा क्वांटनाइजेशन की अभूतपूर्व खोज की, जिसने क्वांटम मैकेनिकल प्रभाव को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को समझने का मार्ग प्रशस्त किया। इस खोज का महत्वपूर्ण प्रभाव क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपरकंडक्टिंग प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में देखा गया। इससे सूचना सुरक्षा, एन्क्रिप्शन तकनीकों और दवा डिजाइनों के क्रांतिकारी परिवर्तन की संभावना खुली है। क्वांटम कंप्यूटिंग में आने वाले दशकों कंप्यूटेशनल शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती है, ठीक है? अगला चिकित्सक का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसको-किसको दिया गया? मैरी ई ब्रांकॉव मैरी ई ब्रांकॉव अमेरिका के हैं। फ्रेड राम्सडेल फ्रेड राम्सडेल, ये भी जो है आपके चिकित्सा के क्षेत्र में ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। शिमोन साकागुची शिमोन साकागुची, तो ये भी कहाँ के हैं? आपके जापान के,
ठीक है? तो इस तरह से ये चिकित्सा के क्षेत्र में और इनको किस विषय पे दिया गया? परिधि प्रतिरक्षा सहनशीलता पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस विनियामक टी कोशिकाओं ट्रैग्स रेगुलेटरी टी सेल संबंधित खोजों के लिए प्रदान किया गया। ये कोशिकाएं मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में संतुलन बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। रेगुलेटरी टी कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली को अपने शरीर के अपने अंगों के ऊपर ऊतकों पर आक्रमण करने से रोकती है। इस खोज से ऑटो इम्यून रोगों जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस, ल्यूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आदि के उपचार में नए मार्ग खुल गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये टॉपिक जो है प्रीलिम्स में क्या इम्पोर्टेंस है, मेंस में रूल ऑफ लॉ जो है इसको आप एक फोल्डर के रूप में मेंस के क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं। बाकी जो आप कह सकते हैं प्रीलिम्स में सबसे पहले ये रूल ऑफ इंडेक्स जारी कौन करता है, ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है। और भारत का क्या जगह है और इसको किस-किस पैरामीटर पे जारी किया जाता है, वहाँ से भी जो है आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। देखते हैं, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एक स्वतंत्र बहुविषयक मुद्दों पर काम करने वाला एक संगठन है, ठीक है? ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। तो ये जो है एक स्वतंत्र बहुविषयक मुद्दों पर काम करने वाला संगठन है, जो विधि, कानून के शासन को आगे बढ़ाने, प्रोत्साहित करने, जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व भर में कार्य कर रहा है। इसका कार्यालय वाशिंगटन डीसी, सिंगापुर एवं मेक्सिको सिटी में स्थित है। ठीक है? तो कई बार ये जो ये क्या नाम से वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है, इसके बारे में पूछ सकता है, ये किस टाइप का संगठन है और कौन-कौन सा इंडेक्स जारी करता है, यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन आ जाता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 जो है जारी किया गया और ये किन-किन विषयों पर मतलब किन मुद्दों को लेके जारी करता है? सरकारी शक्तियों का अवरोध, कंस्ट्रक्शन ऑन गवर्नमेंट पावर्स, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ करप्शन, खुली सरकार ओपन गवर्नमेंट, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, व्यवस्था में सुरक्षा ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, नियामक प्रवर्तन रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, नागरिक न्याय सिविल जस्टिस, आपराधिक क्रिमिनल जस्टिस। तो ये सारे टॉपिक जो है आपको पूछ सकता है विकल्प बना के प्रीलिम्स में कि किन-किन मुद्दों पे जारी किया जाता है। कानून का शासन क्या है? ये प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, सीधा-सीधा फैक्ट के रूप में पूछ सकता है। कानून के शासन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, न्याय, मानवाधिकार, प्रभावी लोकतंत्र, सतत विकास की गारंटी प्रदान करने वाला एक बुनियादी तत्व के रूप में मान्यता प्रदान है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट कानून के शासन, कानूनों, संस्थाओं, मापदंडों, सामुदायिक प्रतिबद्धता को एक अस्थायी प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जो जवाबदेही, न्यायसंगत कानून, खुली सरकार, सुलभ एवं निष्पक्ष न्याय को प्रदान करती है। ठीक है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 2025 में भारत को 86वां स्थान मिला है और कितना स्कोर 0.49। गत वर्ष सूचकांक में भारत को 79 स्थान प्रदान किया गया था और स्कोर था 0.5%, 0.50। ठीक है? क्षेत्रीय दृष्टि से इस सूचकांक में शामिल 6 एशियाई देशों में भारत को तीसरा स्थान मिला है। उल्लेखनीय है कि रूल ऑफ इंडेक्स 2025 में दक्षिण एशिया के देशों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता जो देश था नेपाल था, 72वां स्थान था, जिसके बाद श्रीलंका 74 स्थान। ठीक है? इस सूचकांक में निम्न मध्यम आय वाले 35 देशों में भारत की स्थान जो है 10वीं है। रूल ऑफ इंडेक्स में सबसे शीर्ष जो देश है कौन है? डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और सबसे निम्न श्रेणी में वेनेजुएला, अफगानिस्तान, कंबोडिया, हैती, निकारागुआ। ठीक है?
वेनेजुएला का स्थान सबसे लोवेस्ट है। वैश्विक वन संसाधन आकलन, ये प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको फैक्ट के रूप में पूछता है। सबसे पहले विश्व में कितना वन संसाधन है, इसके बारे में फैक्ट पूछ सकता है। और दूसरा, कौन से देश में कितना एरिया, क्रम, उसका ऑर्डर पूछ सकता है कि कौन-कौन से देश में वनों का क्रम क्या है और उनका परसेंटेज क्या है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी बना सकते हैं। भारत का क्या रेशियो है, उसके बारे में भी पूछ सकता है। वैश्विक स्तर पर देखते हैं, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट रिपोर्ट, विश्व के वनों की स्थिति, उनके प्रबंधन, संरक्षण, परिवर्तन की सबसे व्यापक रिपोर्ट मानी जाती है, ठीक है? सबसे पहले यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO, ठीक है? वैश्विक स्तर पर वनों का कुल क्षेत्रफल का लगभग 4.14 अरब हेक्टेयर है, ठीक है? जो पृथ्वी की कुल भूमि भूमि के लगभग 1/3 32% भाग को आच्छादित करता है। मतलब पूरे धरती में कितना परसेंटेज वन है? 32%। वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र लगभग 0.5 हेक्टेयर समकक्ष है। विश्व के कुल वनों में उष्णकटिबंधीय वनों का हिस्सा सर्वाधिक है। यहाँ से भी सीधा-सीधा फैक्ट पूछ सकता है कि उष्णकटिबंधीय वन सबसे ज़्यादा है, शीतोष्णकटिबंधीय वन सबसे ज़्यादा है, मानसूनी वन सबसे ज़्यादा है। इस तरह से आपको फैक्ट पूछ सकता है प्रीलिम्स में। जिसके बाद क्रमशः शंकुधारी टैगा, शीतोष्ण और उपोष्णकटिबंधीय वनों का स्थान आता है, ठीक है? अब विश्व के 20% 813 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र विविध रूप से संरक्षित क्षेत्रों में आते हैं। मतलब विश्व के लगभग 20% वन क्षेत्र जो है संरक्षित क्षेत्र में आते हैं। 55% वन दीर्घकालिक प्रबंधन योजनाओं से आच्छादित है। एशिया में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक हिस्सा 26% है, जबकि यूरोप में प्रबंधन योजनाओं के तहत सर्वाधिक परसेंटेज 94% वन क्षेत्र है, ठीक है? प्राकृतिक रूप से पुनर्जनित वन जो है, इसमें प्राथमिक वन का कुल क्षेत्रफल 1990 से 2025 के बीच 110 मिलियन हेक्टेयर घटा है। कुल वन क्षेत्रफल जो है 29% है। रोपड़ वन जो है 8% है कुल वैश्विक वनों का, ठीक है? विश्व के क्षेत्रों में यूरोप में सर्वाधिक वन क्षेत्र, जो कुल विश्व के कुल वन क्षेत्रों का 25% है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका 20%, उत्तरी एवं मध्य अमेरिका 19%, अफ्रीका 16, एशिया 15, ओशिनिया 4% स्थान है, ठीक है? आगे देखते हैं। वन क्षेत्र के कुल भू क्षेत्र में परसेंटेज के संदर्भ में दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक 49% वन क्षेत्र है। जिसके बाद यूरोप में 47% है। उत्तर एवं मध्य अमेरिका के 37%, अफ्रीका, ओशिनिया के 22% एशिया के 20% है। 20% भू क्षेत्रफल वन है। विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले देश कौन से हैं? रूस है पहला, ब्राजील दूसरा, कनाडा तीसरा, यूएस 4 और 5वें नंबर पे चीन है। जीएफआरए रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र अब 72,739 हेक्टेयर है। भारत वैश्विक स्थान पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले 10वें स्थान पर था, ठीक है? भारत में इस समय वृक्षारोपण काफ़ी तेज़ी से कार्यक्रम चल रहा है। कई कार्यक्रम चल रहे हैं जिसके माध्यम से भारत का परसेंटेज बढ़ा है। भारत में 2015-25 की अवधि में वार्षिक निवल वन क्षेत्र
वृद्धि के मामले में विश्व में अपना तीसरा स्थान, पहला चीन, रूस के बाद अपना जो है बरकरार रखा है। मतलब जितने तेजी से वन बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें जो है भारत तीसरा स्थान रखता है। 2015-25 की अवधि के दौरान सर्वाधिक वार्षिक निवल वन क्षेत्र हानि ब्राजील में सबसे ज्यादा वनों की कटाई हो रहा है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा यहाँ पे वनों के निवल वन क्षेत्र में कमी आई है। भारत में कौन सी योजना है जिसमें वनों की वृद्धि हुई है? ग्रीन इंडिया मिशन, एक पेड़ माँ के नाम पर अभियान दुनिया के लिए महत्वपूर्ण जो है एक प्रकार से प्रोग्राम बना है। ठीक है, तो ये क्रम है। रूस जो कौन से देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, उनका क्षेत्रफल दिया है और उनका परसेंटेज। ये क्षेत्रफल भी पूछ सकता है और ये परसेंटेज के रूप में भी पूछ सकता है, और ये देश का जो है आर्डर के रूप में पूछ सकता है। रूस पहले स्थान पे। रूस पूरे विश्व के वन क्षेत्रों का कितना परसेंटेज कवर करता है? 20%। ब्राजील 12%, कनाडा 9, यूएसए यूएसए जो है 7, चीन 5, डीआर कांगो 3, ऑस्ट्रेलिया 3, इंडोनेशिया 2, भारत 2, पेरू 2। ठीक है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक निवल वृद्धि वाले शीर्ष देश जो तेजी से वृद्धि कर रहे हैं, कौन कौन से देश हैं? चीन, रूस, भारत, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, वियतनाम। ठीक है। श्रीलंका की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, ये खासकर मेंस के लिए इम्पोर्टेंस है। बाकी कुछ इम्पोर्टेंस फैक्ट, जैसे श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या, ये प्रधानमंत्री कौन है? इस तरह से वनडे एग्जाम में भी और आपका यूपीएससी या पीसीएस वगैरह में फैक्ट के रूप में पूछ सकता है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री एक फैक्ट बना देगा, वहां से पूछ सकता है। नेबरहुड फर्स्ट नीति और महासागर विजन क्या है? ये योजना के बारे में पूछ सकता है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरनी अमरसूरिया नई दिल्ली पहुंची, जहां भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात हुई। हिंदू कॉलेज में ये पढ़ी थी और स्पेशल डिस्टिंग्विश एलुमनी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। कॉलेज के सभी छात्र और पूरा छात्र संघ ने उनको ये सम्मान दिया। इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान शिखर सम्मेलन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो है प्रीलिम्स में कई टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। आसियान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये पूछ सकता है। इसका गठन कब हुआ, ये भी पूछ सकता है। यह शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ, किस जगह पे हुआ और उसका थीम क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और अभी जो सम्मेलन हुआ उसमें कौन-कौन से समझौते, मुख्य समझौते क्या हैं, कौन-कौन से थे, उस पे जो है क्वेश्चन बन सकता है। और भारत के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, यहाँ से आपको मेंस में और प्रीलिम्स दोनों में जो है क्वेश्चन बन सकता है। चलिए हम देखते हैं। 47वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन मलेशिया, कहाँ पे हुआ? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ। ठीक है। सबसे पहले कौन से देश में किस जगह पे हुआ? मलेशिया और कुआलालंपुर। इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में आर्थिक विकास, सामरिक सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुआ। आसियान भारत शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आदि भी आयोजित किए गए, जिसमें विश्व के प्रमुख नेताओं ने वर्चुअल और भौतिक रूप से भागीदारी की है। ठीक है। आसियान में कौन-कौन से देश हैं? यहाँ देश के नाम भी पूछ सकता है आपको। अब पहले जो है 10 देश थे, अभी 11 देश हो गए। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, दारुसलाम, कंबोडिया, म्यांमार, लाओ, पीडीआर और तिमोर लेस्टे। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है। और यहाँ पे डेट दिया है 28 अक्टूबर 2025 के मध्य आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम सर्वसमावेशिता और सततता, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यह इसकी थीम थी। ठीक है। आगे देखते हैं।
तिमोर लेस्ते को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में औपचारिक प्रवेश दिया गया। ये क्वेश्चन यहाँ से जो है प्रीलिम्स में सीधा-सीधा क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा देश हाल ही में आसियान में जुड़ा? तो इस तरह से यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये प्रीलिम्स में जो है क्वेश्चन आ सकता है। 1990 के दशक के बाद आसियान का पहला विस्तार हुआ। 1990 के पहले जो है अब जो है पहली बार विस्तार हो रहा है। सम्मेलन में कुछ गंभीर वैश्विक एवं क्षेत्रीय तनावों पर चर्चा हुई, जिसमें दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव, म्यांमार संकट, गाजा स्थिति, रूस यूक्रेन मुद्दा, अमेरिकी चीन व्यापार के जो है चर्चे हुए। आसियान के आर्थिक मोर्चे पर 47वें सम्मेलन में कुल 80 परिणामी दस्तावेज को अपनाया गया, जिसमें अपग्रेडेड आसियान ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट एटीगा तथा आसियान चीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एसी एफटीए। तो ये दो जो एग्रीमेंट हैं, अपग्रेडेड आसियान ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट जो है आपको सीधा-सीधा प्रीलिम्स में पूछ सकता है, तो इसको ज़रूर याद करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आसियान देशों को भरोसा दिलाते हुए कहा, अमेरिका 100% आपके साथ है। क्षेत्रीय शांति की दिशा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति समझौता रहा। ठीक है, शांति समझौता किन देशों के बीच में हुआ? यहाँ से सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 26 अक्टूबर 2025 को संपन्न। 42वें आसियान ये भारत आसियान भारत शिखर सम्मेलन है और ये क्या है? ये पूरे आसियान शिखर सम्मेलन है और एक भारत के संदर्भ में अलग से शिखर सम्मेलन होता है, जो 22वां था। ठीक है? शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली भागीदारी की, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुआलालंपुर में सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, 21वीं सदी हमारी है, भारत और आसियान की है, जो साझा दृष्टिकोण, आपसी सहयोग की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। ठीक है? इस शिखर सम्मेलन में वर्ष 2026 को आसियान भारत की समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किया है। ये प्रीलिम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंस है। इस पहल के अंतर्गत ब्लू इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा में साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति जताई गई। ठीक है? ज्ञातव्य है कि 2025 आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया। ठीक है? यहाँ से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। दोनों देश के बीच में कितना, आसियान और भारत के बीच में व्यापार कितना होता है? 123 बिलियन डॉलर लगभग। तो इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था प्रीलिम्स के लिए खासकर। 20वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, 20वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 27 अक्टूबर 2025 को आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान कुआलालंपुर में ही 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें 11 आसियान देशों के साथ भारत, चीन, जापान, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड जैसे प्रमुख देश हैं। ठीक है? पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, इसमें कौन-कौन से मेंबर हैं? यहाँ से जो है सीधा-सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। पिछले 20 वर्षों की उपलब्धि की समीक्षा की गई, सामरिक, राजनीतिक मुद्दों, क्षेत्रीय शांति, स्थिरता, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया। यूएन क्लॉज का सम्मान किया जाएगा, इस पे जो है चर्चा हुआ। 5वां आरसेप शिखर सम्मेलन जो है 47वें आसियान सम्मेलन के दौरान ही 27 अक्टूबर 2025 को क्षेत्रीय व्यापारिक आर्थिक भागीदारी आरसेप रीजनल कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का 5वां शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया। आरसेप में कुल 15 हस्ताक्षरकर्ता देश ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और इसमें म्यांमार के अतिरिक्त शेष 14 वर्तमान में इस समझौते के पक्षकार देश हैं। तो इसमें कौन-कौन से देश हैं, इसके बारे में भी पूछ सकता है।
आरसेप समझौते पर 15 नवंबर 2025 को हस्ताक्षर हुए थे। यह ट्रेड ब्लॉक का 1 जनवरी 2022 को अस्तित्व में आया था। इसमें जो है भारत भी पहले जुड़ा था और हालाँकि जब फाइनल जब एग्रीमेंट होने लगा तो भारत उसको जो है मना कर दिया था, अपने जो है व्यापार को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है? आगे देखते हैं, जापान में पहली महिला प्रधानमंत्री। इतिहास में जो है जापान में पहली बार महिला को प्रधानमंत्री पद सौंपा गया। साने ताकाइची ने अक्टूबर 2025 में जापान की पहली प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। तो जापान की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी, इसके बारे में फैक्ट के रूप में क्वेश्चन बन सकता है, खासकर वनडे एग्जाम में। और ये किस पार्टी से थी? सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य थे। यहाँ से जो है दोस्तों मेंस में प्रीलिम्स में जो है यूपीएससी पीसीएस वगैरह में भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी पार्टी की थी और उन व्यक्ति का नाम क्या है? तकाइची ने जापान के प्रधानमंत्री के रूप में शिगेरू इशिबा की जगह ली। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जापान की संसद नेशनल डाइट जो है ये संसद का नाम है। उन्हें निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और उच्च सदन का नाम क्या है? हाउस ऑफ काउंसिलर। तो ये फैक्ट जो है याद कर लीजिए। इसमें कुछ खास प्रीलिम्स के लिए अब ज़्यादा नहीं है। मंगोलिया के राष्ट्रपति और भारत की यात्रा, तो यहाँ पे भी ये मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी कुछ इम्पोर्टेंस फैक्ट जो हैं उसको हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले पूछ सकता है मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना ने भारत की आधिकारिक जो है दौरा किया। तो मंगोलिया के राष्ट्रपति का नाम पूछ सकता है, ठीक है? यह पहला राष्ट्राध्यक्ष का पहला दौरा था भारत में। और ऊर्जा खनन, शिक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान पे जो है बातचीत हुआ। मंगोलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता एवं अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए समर्थन दिया है, ठीक है? ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंस है। भारत और मंगोलिया के बीच नोमाडिक एलिफेंट नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मंगोलिया आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट में भारत की भागीदारी को आगे भी जारी रखने पर बल दिया गया, ठीक है? ये दो जो युद्धाभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, नोमाडिक एलिफेंट और खान क्वेस्ट, ये प्रीलिम्स के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस है। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में एक पेड़ मां के नाम पर अभियान के तहत बरगद का पौधा लगाया मंगोलिया के 1 बिलियन ट्री अभियान से जोड़ा गया। तो भारत में एक पेड़ मां के नाम योजना चल रहा है और मंगोलिया में 1 बिलियन ट्री अभियान जो है चल रहा है। मंगोलिया द्वारा भारत प्रवर्तित अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये दो जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस और आईएसए, ये दोनों जो है प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़िए। तो इस मंगोलिया क्या किया है, इन दोनों समझौते पे जो है हस्ताक्षर कर दिया है। इसमें कुछ और खास इम्पोर्टेंस फैक्ट नहीं है। आगे देखते हैं। सूडान के अल फाशिर में जनसंहार जो है हुआ। तो यहाँ पे जो है ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंस है। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो है अफ्रीका में कौन से देश में हाल ही में जनसंहार जो है मिला, जिसमें जो है जनसंहार काफी बड़ा पाया गया। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है किस देश में हुआ और उसमें उस देश के राजधानी और उसके कौन-कौन से शहर प्रभावित हुए, उस शहर को जो है विकल्प में बना सकता है। और उसका जो है जनसंहार का मेन कारण क्या है, उसके बारे में भी जो है आपको वहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। सूडान के अल फासिर शहर
में 26 अक्टूबर 2025 से शुरू हुए जनसंहार ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। यह जनसंहार सूडान के उत्तर दारफुर क्षेत्र में उस समय हुआ जब रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की अर्धसैनिक टुकड़ियों ने शहर पर कब्जा कर लिया। अप्रैल 2023 से जारी गृह युद्ध के कारण अल-फासिर शहर में कुल कुछ माह पूर्व करीब 1.5 मिलियन आम नागरिक शरणार्थी थे, जहां मानवीय संकट चरम पर पहुंच गया था। संचार व्यवस्था ठप होने के कारण सही जानकारी मुश्किल से मिल रही थी, लेकिन विश्व स्वास्थ्य (डब्ल्यूएचओ) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इसके भयावह पहलुओं की पुष्टि की। तो दोस्तों, ये अल-फासिर जो है, ये उत्तरी सूडान में है। कहाँ पे है ये? उत्तरी सूडान। सूडान जो है 2 देश में डिवाइड हो गया था और एक उत्तरी सूडान और एक दक्षिणी सूडान। तो उत्तरी सूडान का जो राजधानी है, ये इसका राजधानी क्या है? खार्तूम है। खार्तूम, ठीक है। इसकी राजधानी खार्तूम और एक दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान का गठन हुआ था और इसकी राजधानी क्या है? जुबा। तो यहाँ से जो है सीधा-सीधा मैच के लिए या मैचिंग के लिए क्वेश्चन बना सकता है और देश और उसकी राजधानी का नाम भी पूछ सकता है। तो ये जो घटना हुआ है, ये उत्तरी सूडान में एल फासिर जो है जगह पे हुआ था। एक इम्पोर्टेंस उसका शहर है एल फासिर। और उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान दोनों से जो है नील नदी भी जाती है। नील नदी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस नदी है। तो ये कुछ फैक्ट हैं प्रीलिम्स के लिए, इसको याद कर लीजिएगा। 26 अक्टूबर 2025 को आरएसएफ ने 18 महीने से अधिक की घेराबंदी के बाद सूडान सशस्त्र बल (एसएएफ) की अंतिम प्रमुख चौकी अल-फासिर शहर पर कब्जा कर लिया। ठीक है। आरएसएफ लड़ाकों ने अस्पताल, विश्वविद्यालय परिसर एवं रिहायशी इलाकों में व्यापक हिंसा की और आम नागरिकों को अपना निशाना बनाया। ऑनलाइन साझा वीडियो और सैटेलाइट छवियां भी बड़े पैमाने पर नागरिक हत्याओं की पुष्टि करते हैं। ठीक है। सूडान के अल फासिर जनसंहार की पृष्ठभूमि उस भीषण गृहयुद्ध में छिपी है जिसकी शुरुआत अप्रैल 2023 में दो बड़े सैन्य धड़ों सूडान की जो सरकार की जो सेना है, वो सूडान की सशस्त्र सेना एसएएफ और विद्रोही अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ, जो विद्रोही गुट है उसकी सेना को क्या नाम है? रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच सत्ता संघर्ष में शुरू हुई थी। उमर अल बशीर जैसे सत्तावादी व्यवस्था के पतन के बाद लोकतांत्रिक बदलाव की उम्मीद जगी थी, लेकिन सेना और आरएसएफ के बीच संघर्ष ने देश को युद्ध में ढकेल दिया। उत्तर दारफुर की अल असीर शहर आरएसएफ और सेना के टकराव का केंद्र बन गया, जहां 1.5 साल से अधिक काल तक घेराबंदी, गोलाबारी, मानवाधिकार के उल्लंघन के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए। आरएसएफ के पक्ष में संयुक्त अरब अमीरात, एसएएफ के पक्ष में मिस्र और तुर्की जो है शामिल है, के हस्तक्षेप और हथियार आपूर्ति ने संघर्ष को और हिंसक और जटिल बना दिया, जिससे अल फासिर जैसे जगह जनसंहार, भूखमरी, अकाल का जो है एक प्रकार से केंद्र बन गया। संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस ने हिंसाओं, बच्चों, महिलाओं पर संकट, चिकित्सा सेवाओं पर हमला की कड़ी निंदा की और सूडान में तात्कालिक मानवीय पहुंच देने की मांग की। उल्लेखनीय है कि अल-फासिर शहर उत्तर दारफुर राज्य की राजधानी है। दारफुर क्षेत्र में सूडानी सेना की आखिरी बड़ी चौकी था। ठीक है। तो ये कुछ इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अगला टॉपिक देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 2025 में चेतावनी दी कि धन की भारी कमी की वजह से डब्ल्यूएफपी के विश्व के 6 देशों में जारी सबसे जरूरी मानवीय सहायता संचालन बाधित
हो सकते हैं, जिसमें करोड़ों लोगों के भोजन जीवन रेखा काटने का जोखिम बन गया है। यदि संसाधनों की तत्काल वृद्धि नहीं की गई तो लाखों लोगों को भीषण भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम डब्ल्यूईएफ ने 15 अक्टूबर को चेतावनी जारी की। विश्व के 6 देश अफगानिस्तान, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य हैती, सोमालिया, दक्षिणी सूडान और सूडान में जारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय सहायता अभियानों पर गंभीर असर पड़ा है। डब्ल्यूएफपी की लाइन लाइफ एट रिस्क फूड असिस्टेंट एट ब्रेकिंग पॉइंट ग्लोबल ब्रीफ नामक रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा 10.5 से 13.7 मिलियन डब्ल्यूएफपी खाद्य सहायता प्राप्तकर्ताओं के खाद्य संकट के तीसरे चरण आईपीसी 3 से सीधे आपातकालीन भूखमरी आईपीसी 4 के स्तर में पहुंचने का खतरा है, जो अकाल से केवल एक कदम दूरी पर है। ठीक है। डब्ल्यूएफपी की अपनी चेतावनी में 6 देशों को विशेष रूप से चिंताजनक स्थिति बताया है, जिसमें जो है अफगानिस्तान है, डीआर कांगो है, हैती है, सोमालिया है और दक्षिणी सूडान है। तो इन सभी देशों में जो है एक प्रकार से गंभीर खाद्य सुरक्षा की समस्या पैदा हो गया है। सूडान में डब्ल्यूएफपी की मदद से हर महीने औसतन 4.2 मिलियन लोगों की खाद्य सहायता मिलती है, लेकिन देश में 25 मिलियन लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा में हैं और कई क्षेत्र में अकाल की पुष्टि हो चुकी है। और इस खाद्य सुरक्षा में जो कटौती हुई है उसमें का सबसे बड़ा कारण जो है अमेरिका एवं अन्य प्रमुख दाता देशों द्वारा मानवीय एवं विकासशील सहायता बजट में कमी है, जिससे दशकों की मेहनत से बने प्रगति के रास्ते में खतरा पैदा हो गया। अमेरिका जो है पहले मानवीय सहायता बहुत बड़ा बजट अपना देता था, लेकिन अब जो है इसमें धीरे-धीरे कटौती करने लगा जब से ट्रम्प सरकार आई है। ये जो है ज़्यादातर कैपिटलिज्म पे फ़ोकस है और अब जो मुख्य मानवीय सहायता के उद्देश्य से जो कार्यक्रम चलते हैं उसको जो है धीरे-धीरे बंद कर रहा है। ठीक है? आगे देखते हैं। एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण आईपीसी क्या है? एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन एक वैश्विक मानवीकृत प्रणाली है जो खाद्य सुरक्षा कुपोषण की गंभीरता पैमाने को वर्गीकृत संप्रेषित करने के लिए बनाई गई है। इसे एफएओ, डब्ल्यूएफपी, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर विकसित किया है। आईपीसी का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा की स्थिति को समझने, संकट की गंभीरता का आकलन करने, प्राथमिक तय करने, संसाधनों का प्रभावी आवंटन सुनिश्चित करने में मदद करता है। आईपीसी का 5 चरण में तीव्र खाद्य असुरक्षा की स्थिति को दर्शाता है। फेज 1 जो है जनरली फूड सिक्योर, फेज 2 स्ट्रेस, मिनिमल नॉन और स्ट्रेस, बॉर्डरलाइन फूड इनसिक्योर, फेज 3 क्राइसिस, एक्यूट फूड एंड लिवलीहुड क्राइसिस, 4 में इमरजेंसी मानवीय आपातकाल, 5वें में फैमाइन अकाल की स्थिति जैसा दर्शाता है। भारत जो है 7वीं बार यूएनएचआरसी का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए आयोजित अक्टूबर 2025 में चुनाव में भारत ने 7वीं बार जो है इसका सदस्य बना है। ठीक है। सबसे पहले इसमें जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा यूएनएचआरसी क्या है, इसका गठन कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कितने देश हैं और भारत भारत जो है कब बना और उस बनने का जो है प्रक्रिया क्या है इसके बारे में पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना जो है 2006 में हुआ था। मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। 47 देश हैं और इसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। यूएनएचआरसी सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया संयुक्त महासभा में गुप्त मतदान द्वारा
143 सदस्य देशों के बहुमत द्वारा निम्नलिखित 5 समूहों से में से चुना जाता है। अफ्रीकी राष्ट्र समूह, एशियाई प्रशांत राष्ट्र समूह, पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र समूह, लैटिन अमेरिका कैरेबियन राष्ट्र समूह, पश्चिमी यूरोपीय अन्य राष्ट्र समूह। यूएन 4 सदस्य देश 3 वर्ष के कार्यकाल हेतु चुने जाते हैं, ठीक है? 2 लगातार कार्यकाल के बाद वे तत्काल पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र नहीं होते हैं। 14 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 सदस्यों का 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ होने वाले 3 वर्षीय कार्यकाल हेतु निर्वाचन किया गया। अंगोला, चीनी, इक्वाडोर, मिस्र, एस्टोनिया, भारत, इराक, मॉरिशस, पाकिस्तान, स्लोवानिया, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम, ये इतने सारे देश चुने गए थे। भारत अब तक जो है 2006, 7, 7 से 10, 11 से 14, 15 से 17, 19, 21, 22 से 24, 26 से 28 तक जो है चुना गया था। 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक चलेगा भारत का कार्यकाल। भारत की प्राथमिकता क्या होगी? समानता, न्याय आधारित मानवाधिकार दृष्टिकोण, आतंकवाद से पीड़ित मानवाधिकार मुद्दों पर ध्यान, सतत विकास लक्ष्यों, मानव कल्याण के बीच संतुलन, महिला बाल लैंगिक समानता। परिषद में भारत की भूमिका संवाद, सहयोग, सुधार, 3 रचनात्मक सिद्धांतों पर आधारित है। 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। ये प्रीलिम्स के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा कब किया गया था? डेट पूछ सकता है। यह वैश्विक मानवाधिकार का आधारभूत वाक्य है, ठीक है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंस है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का गठन 1946 में भारतीय प्रतिनिधि हंसा जे मेहता ने मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 1 की भाषा को "All men are born free and equal" से बदलकर "All human beings are born free and equal" कराकर लैंगिक समावेश सुनिश्चित कराया। वे वर्ष 1950 में इस आयोग की उपाध्यक्ष भी बनी थी, ठीक है। यूएनसीएचआर के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन 15 मार्च 2006 को किया गया, ताकि पूर्ववर्ती आयोग की जगह अधिक प्रभावी, विश्वसनीय मानवाधिकार निकाय स्थापित किया जा सके। यूएनसीएचआर के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद गठन किया गया। यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के साथ निकटता से कार्य करने हेतु विश्व भर में मानवाधिकार के संरक्षण एवं संघर्ष हेतु कार्यरत है। ओएचसीएचआर जिनेवा स्थापना 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट वियना में 1993 में आयोजित के अनुसरण में की गई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ऑस्ट्रेलिया के वोल्कर टर्क हैं, ठीक है। ये इसके उच्चायुक्त कौन है, इसका जो है नाम पूछ सकता है प्रीलिम्स के लिए। एसडीजी 16 न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण, समावेशी समाज का संवर्धन सभी निकायों के न्याय तक पहुंच के साथ सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह एवं समावेशी संस्थाओं को बढ़ावा देता है, जो मानवाधिकार आधारित विकास नीति को केंद्रीय सूची है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेडागास्कर में जो है तख्ता पलट किया गया। मेडागास्कर यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। मेडागास्कर जो है एशिया का पार्ट है या अफ्रीका का? उसकी राजधानी क्या है? और उसमें तख्ता पलट किन आधार पे किया गया था? कारण क्या था? और जो तख्ता पलट किनका किया गया, कौन से राष्ट्रपति थे और अब कौन से राष्ट्रपति बने गए? इतने टाइप से यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। द्वीपी ये अफ्रीका का पार्ट है। द्वीपी देश मेडागास्कर में 2025 को तख्ता पलट हुआ, जिसमें सेना के एक पूर्व प्रमुख विंग कैप्सैट ने
राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। किसकी सरकार पहले थी? एंड्री राजोएलिना, ठीक है। यह सैन्य हस्तक्षेप बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध आंदोलन के बाद हुआ, जिसमें भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलताओं, आधारभूत सेवाओं जैसे पानी, बिजली की कमी के खिलाफ जन असंतोष था। कई हफ्तों तक राजधानी अंतनारियो, इसकी राजधानी क्या है? अंतनानारियो में प्रदर्शन जारी रहा, लेकिन आखिरकार सेना ने हस्तक्षेप कर राष्ट्रपति को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और अंतरिम सरकार का गठन किया, ठीक है। सितंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में मेडागास्कर में पानी, बिजली संकट, तो ये सारे संकट जो आपको बताए ऊपर वही है। इसमें जो है सरकार के विरोध में युवा, विशेष रूप से जनरेशन जेड, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। जेड जेन जेड मेडागास्कर नाम से सोशल मीडिया पर संगठित युवाओं के पेज पर कुछ ही दिनों में लाखों लोग जुड़ गए। विश्व बैंक के अनुसार देश की 3/4 जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। वैश्विक आकलनों के अनुसार वहाँ पे मध्य आयु 20 वर्ष से भी अधिक कम है। युवाओं की यह असंतोषजनक स्थिति आंदोलन का मुख्य कारण बना है, ठीक है। अब नया प्रधानमंत्री जो है कौन बनाया गया? जनरल रूपहीन जाफी सांबो जो है ये नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। कर्नल माइकल रांड्रियानिरीना के नेतृत्व में इस यूनिट ने सरकारी भवनों और मीडिया पर एक प्रकार से कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना फ्रांसीसी विमान से पलायन कर गए, ठीक है। कर्नल माइकल राड्रियानिरीना को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया गया। 20 अक्टूबर को राड्रियानिरीना ने हेरित्सालामा रजाओनारिवेला को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया और 2 वर्ष तक चलने वाले संक्रमणकालीन शासन की रूपरेखा बताई। ठीक है, इसकी राजधानी अंतनानारियो है और 1960 में जो है फ्रांस से आज़ादी इसको मिली थी। यहाँ पे धान, कॉफी, वनीला, लौंग की खेती के लिए जो है प्रसिद्ध है। अफ्रीकी संघ ने 15 अक्टूबर को आपातकालीन बैठक में मेडागास्कर की सदस्यता को निलंबित कर दिया और वहां की नागरिक नेतृत्व संक्रमणकालीन सरकार बनाने, शीघ्र चुनाव कराने की मांग की। तो अफ्रीकी संघ जो है इसको अपने सदस्यता से जो है बर्खास्त कर दिया है। वैश्विक भूख सूचकांक जो है ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले प्रीलिम्स में यह रिपोर्ट कौन जारी करता है और भारत की इसमें क्या स्थिति है और कौन सा देश सबसे ऊपर है, नीचे है, इस तरह से, और उसका पैमाना क्या है, इतने टाइप से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। वैश्विक भूख सूचकांक जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसी युक्ति है जो वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तरों पर भूख, भूखमरी की गणना एवं उसकी वस्तु स्थिति का पता लगाने हेतु डिजाइन की गई है। यह 4 संकेतक पे जो है जारी आधार पे ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशमेंट, बाल दुर्बलता, चाइल्ड वेस्टिंग, बाल ठिगनापन बाल ठिगनापन, चाइल्ड स्टंटिंग, बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी के आधार पर जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे पैमाने जो हैं इसको जरूर याद कर लीजिए। यहाँ से जो है सीधा-सीधा क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 को जारी किया गया, ठीक है। वैश्विक स्तर पर 2025 में जीएचआई का स्कोर 18.3 है, जो भूख की मध्य स्थिति को प्रदर्शित करता है। 2016 के जीएचआई स्कोर 19 से मामूली सुधार हुए, जिसमें 2030 तक जीरो हंगर की प्राप्ति लक्ष्य तक पहुंचना अभी संभव नहीं है।
ठीक है। तो इसमें देखते हैं, तो अल्प पोषण इसका जो पैमाना है, अल्प पोषण और बाल दुर्बलता, बाल ठीकनापन, बाल मृत्यु, इन सारे आधार पे इसको जारी किया जाता है। और जीएचआई स्कोर चरम, भयावह, भयावह, गंभीर, मध्यम, अल्प जो है, इतने आधारों पर जारी किया जाता है। ठीक है। इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा अंतिम स्थिति में जो है सोमालिया है, दक्षिण सूडान है, डीआर कांगो, मेडागास्कर, हैती है। भारत की स्थिति क्या है? 2025 में भारत की स्थिति 102 इसका जो है रैंकिंग है। स्कोर जो है 25.8 है। भारत का स्कोर यहाँ भूख की और गंभीर सीरियस की स्थिति में है भारत। 2000 वर्ष भारत इस वर्ष जो है भारत 27.3 जीएच स्कोर के साथ 105वें स्थान पर था। पहले भारत का स्थान 105वां था और 27.3 स्कोर था। अब भारत का स्थान जो है 102 हो गया। भारत के पड़ोसी देश की भी जो है कई बार कंपेयर करता है। श्रीलंका को 61वें स्थान पे, नेपाल 72, म्यांमार 75, बांग्लादेश 85, पाकिस्तान 106, अफगानिस्तान 109। तो पड़ोसी देश के भी जो है कई बार फैक्ट के रूप में पूछ लेता है। वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग, रैंकिंग जो है कौन जारी करता है? ये आपका जो है प्रीलिम्स में पूछता है। और भारत का कौन सा कॉलेज कौन सा स्थान पाया गया है, इस पे भी जो है क्वेश्चन बनाता है। वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन का एक वार्षिक प्रकाशन है। यह रैंकिंग वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग थ्री मेथोडोलॉजी पर आधारित है। इसके अंतर्गत किसी संस्थान के प्रदर्शन को 5 क्षेत्रों में विभक्त 18 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर मापा जाता है। ये 5 क्षेत्र कौन से हैं? शिक्षण, अनुसंधान परिवेश, अनुसंधान गुणवत्ता, उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। इस साल जो है 115 देशों के 2191 विश्वविद्यालय को स्थान दिया गया। रैंकिंग में अमेरिका के 178 संस्थान शामिल थे। भारत के 128 संस्थान शामिल थे। पहली बार भारत रैंकिंग विश्वविद्यालयों की संख्या के संदर्भ में दूसरे स्थान पर है। जापान जो है तीसरे स्थान पर। ठीक है। टाइम्स वैश्विक विद्यालय रैंकिंग 2026 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके का जो है प्रथम स्थान दिया गया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय रैंकिंग इस लगातार जो है 10वीं बार प्रथम स्थान पे आया है। अमेरिका के मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को दूसरे स्थान पर, अमेरिका का प्रिंसटन विश्वविद्यालय और यूके का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। ठीक है। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 विश्वविद्यालय की सूची में स्थान नहीं प्राप्त कर पाया। और भारत में जो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारत का शीर्ष संस्थान है। भारत में जो सबसे ऊपर स्थान पाया कौन सा? भारतीय विज्ञान संस्थान 201 से 250 के बीच में इसकी रैंकिंग है। कर्नाटक बंगलौर से संबंधित है। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी साइंसेस चेन्नई, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, सुल्लिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंटिस्ट हिमाचल प्रदेश में है। फिलीपींस के मिंडाओ में भीषण जो है भूकंप आया था। फिलीपींस विश्व के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है। तो रिंग ऑफ फायर क्या है और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। रिंग रिंग ऑफ फायर्स जो है ज्वालामुखी पर्वतों का एक समूह जो दक्षिण चीन सागर में और पैसिफिक ओशियन से संबंधित है। ठीक है। का सबसे सक्रिय भूकंपी ज्वालामुखी क्षेत्र है। 2025 में फिलीपींस के पूर्वी मिंडाओ द्वीप पर एक दिन क्रमशः 7.4 से 6.7 6.8 MW परिणाम के शक्तिशाली भूकंप आए। तो इसमें जो है
झटके मिंडनाओं के अलावा आसपास के क्षेत्रों जैसे दवाओं सिटी, सेबू में भी महसूस किए गए। ये 2 सिटी और मिंडनाओ किस देश से संबंधित है, इसके बारे में जो है प्रीलिम्स में फैक्ट आ सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी की जाने वाली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स तो हेनले एंड पार्टनर्स हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंस है। विश्व के पासपोर्टों की स्थिति का आकलन के आधार पर इसकी प्रमाणिक रैंकिंग प्रस्तुत करती है। इस रैंकिंग में विश्व के 199 पासपोर्टों को 227 डेस्टिनेशन के संदर्भ में वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन जैसे सुविधा प्राप्त गंतव्यों की संख्या के आधार पर जारी किया जाता है, ठीक है। भारत की स्थिति हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है 82वां है, बर्तानिया के साथ संयुक्त रूप से, ठीक है। और जबकि अक्टूबर में जो है यह 85 स्थान था जो है भारत का। शीर्ष 3 स्थानों में एशियाई देश हैं सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान। अमेरिका की स्थिति में जो है गिरावट आया है, ठीक है। यूएसए 12वीं रैंक के साथ 10 शीर्ष 10 रैंक से जो है बाहर हो गया। भूटान 89, श्रीलंका 96, बांग्लादेश 98, नेपाल 99, पाकिस्तान 101, ठीक है। सबसे कमजोर पासवर्ड जो है किसका है? अफगानिस्तान का। तो दोस्तों आज का जो है टॉपिक इंटरनेशनल जो न्यूज़